गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा चैनल द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में एक बार स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं प्रदीप कुमार मौर्य। जैसा कि सभी को विदित है कि इस पूरे वैश्विक महामारी के दौरान द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट आपके सपनों को साकार करने के लिए ऑनलाइन क्लासेज का संचालन कर रहा है और आप लोगों के द्वारा बेहद सराहा जा रहा है। आप लोगों का सहयोग भरपूर मिल रहा है, जिसका हम और हमारी पूरी गैलेक्सी टीम सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हैं। इसी कड़ी में हम लोग बहुत ही जल्द आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेज भी शुरू करवाने जा रहे हैं। आप लोग अपने घर पर बैठकर ऑफलाइन जैसी सुविधाओं का आप आनंद ले सकते हैं। डायरेक्ट आप टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। कोई समस्याएं हैं, कोई डाउट्स है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने घर पे रहकर करेंगे, अपने परिवार के साथ करेंगे और ये सारा संभव होगा द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल पर। और हम लोग बात कर रहे थे अपने चिरपरिचित विषय शिक्षण कौशल में, और उस शिक्षण कौशल में हम लोग पिछले कुछ वीडियो में मैंने देखा कि जो चर्चा कर रहे थे, चर्चा का जो प्रमुख बिंदु था वो था प्राचीन भारतीय समाज, प्राचीन भारतीय समाज एवं शिक्षा इस बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इस बिंदु का जो पहला बिंदु रहा वह था वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली, और इसमें हम लोगों ने देखा वेदों की उत्पत्ति के बारे में, वेद के शाब्दिक अर्थ के बारे में, उपनयन संस्कार के बारे में, उपनयन संस्कार किसका किया जाता था और किसका प्रतिषेध किया गया था वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में कुछ प्रमुख आश्रमों का भी अध्ययन किए। इसके पश्चात हम लोगों ने कुछ प्रमुख शिष्यों के बारे में भी अध्ययन किए और हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के शिष्य होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि प्रमुख शिष्यों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में कितने प्रकार के शिष्य होते थे, उनके लिए क्या नाम निर्धारित किए गए थे, उनके किस कार्य के आधार पर उनका डिवाइडेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। और इसी के साथ आज की क्लास पुनः प्रारंभ करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही साथ हम आज प्रमुख अध्यापकों के बारे में भी वर्णन करेंगे। आपको बताएंगे कि वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के अध्यापक हुआ करते थे, किस प्रकार के आचार्य हुआ करते थे, उनका कार्य क्या था, किन विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा गया, आदि मुद्दों पर, प्रासंगिक मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो प्रमुख शिष्यों की अगर बात की जाए तो पूरे वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में तीन प्रकार के क्या थे, तीन प्रकार के शिष्य हुआ करते थे। पहले शिष्य को कहा गया था अंतेवासी। क्या कहा गया? अंतेवासी। दूसरे प्रकार का जो शिष्य था उसे कहा गया पितृरंतेवासी। क्या कहा गया?
पितृरंतेवासी, और जो तीसरा प्रकार था उसे कहा गया तीर्थकाक। क्या कहा गया? तीर्थकाक कहा गया। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हिंदी के भी हैं, उनसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास के दृष्टिकोण से भी यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण, और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, इन सब मुद्दों पर भी आधारित ये हमारे प्रमुख क्वेश्चन की श्रृंखला रहेगी। अब एक प्रश्न पूछा जाता, अंतेवासी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऐसे विद्यार्थी जो गुरुकुल में रहकर क्या शिक्षा ग्रहण करने वाला जो विद्यार्थी होता था उसे कहा गया क्या? अंतेवासी। ये बात याद रखिएगा, ऐसे विद्यार्थी जो गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें अंतेवासी कहा गया। और ऐसे विद्यार्थी जो पिता के घर रहकर शिक्षा ग्रहण करता था उसे क्या नाम दिया गया? पितृरंतेवासी कहा गया। और ऐसे विद्यार्थी जो भ्रमण करके, तीर्थ का मतलब क्या होता है? घूमना, अर्थात घूम कर शिक्षा ग्रहण करने वाले या भ्रमण करने वाले जो विद्यार्थी थे, भ्रमण करके शिक्षा ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी थे उनको कहा गया तीर्थकाक। क्या कहा गया? तीर्थकाक। इसे ऐसे भी आप समझिए प्यारे विद्यार्थियों, इसे आप साधारण भाषा में समझिए तो अंतेवासी उसे कहा गया जैसे वर्तमान में कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो छात्रावास में या बाहर रूम लेकर रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्हें क्या नाम दिया गया था? तो उन्हें नाम दिया गया था अंतेवासी। और ऐसे विद्यार्थी जैसे हम लोग हैं, अपने घर से आते हैं विद्यालय और फिर विद्यालय से अपने घर चले जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी का अर्थात कहा जाए कि घर से आकर पढ़ाई करें और पढ़ाई के पश्चात मतलब घर से जाकर पढ़कर और पुनः वापस आने वाले विद्यार्थी को क्या कहा गया? पितृरंतेवासी। और ऐसे तीसरे श्रेणी के विद्यार्थी हैं, जैसे आज आप लोग देखते हैं कि यदि किसी कोचिंग संस्थान में आप अध्ययन करने के लिए गए और वहाँ की किसी भी विषय की फैकल्टी आपको समझ में नहीं आती है, तो आप क्या करते हैं? फैकल्टी चेंज कर देते हैं, कोचिंग चेंज कर देते हैं। अर्थात आप क्या करते हैं? पूरे मार्केट में, इस कोचिंग के पूरे मार्केट में क्या करते हैं? विभिन्न कोचिंग में जाके आप क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। 10 दिन इस कोचिंग में, 10 दिन उस कोचिंग में, 10 दिन इस कोचिंग में, ऐसे करने वाले जो विद्यार्थी थे वह विद्यार्थी को कहा गया वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में तीर्थकाक कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थकाक कहा गया। प्रश्न पूछा जाता है कि घूम कर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी या भ्रमण करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा गया? तो भ्रमण करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा गया? तीर्थकाक। और पिता के घर रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को पितृअंतेवासी कहा गया। और अंतेवासी जो गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले जो शिक्षार्थी हुआ करते थे उनको अंतेवासी कहा गया। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग एक हेडिंग डाल के रखिए, प्रमुख आचार्य या प्रमुख शिक्षक। प्रमुख आचार्य या प्रमुख शिक्षक, इसके बारे में भी आप लोग नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हेडिंग डालिएगा प्रमुख शिक्षक। तो याद रखिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में वैदिक कालीन
शिक्षा व्यवस्था में अगर हम बात करें प्रमुख शिक्षकों की, तो याद रखिएगा जो प्रमुख शिक्षकों में सबसे प्रमुख व्यक्ति आता है उसे कहा गया जो गुरुकुल का प्रमुख होगा, गुरुकुल का प्रधान। गुरुकुल का जो प्रधान होता है उसे कहा जाता है आचार्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है आचार्य। अब इसके बाद हम वर्गीकरण करते हैं, शिक्षकों का वर्गीकरण करते हैं हम। शिक्षकों का वर्गीकरण, तो शिक्षकों का जो वर्गीकरण होगा इसे हम क्या करते हैं? दो भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा होगा विषय के आधार पर, विषय के आधार पर, विषय के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण, विषय के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण। और इसमें जो पहला विषय है क्या? इसमें है लौकिक विषय। पहला कौन सा विषय है? लौकिक विषय। दूसरा है वैदिक विषय। पहला है लौकिक विषय, दूसरा है वैदिक विषय और तीसरा है आपका विज्ञान विषय। तीसरा क्या है? विज्ञान विषय। अर्थात विषय के आधार पर शिक्षकों का जो वर्गीकरण है वह 3 भागों में किया जा सकता है या 3 प्रकार में किया जा सकता है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में लौकिक विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में लौकिक विषय को पढ़ाने वाले, लौकिक विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक को कहा जाता था क्या? प्रवक्ता। क्या कहा गया? प्रवक्ता कहा गया। वैदिक विषय को पढ़ाने वाले, वैदिक विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा गया? तो श्रुतीय कहा गया, क्योंकि वेद को श्रुति कहा गया। इस तरह से वैदिक विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक को कहा जाता है श्रुतीय। और विज्ञान विषय को पढ़ाने वाले, विज्ञान विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक को वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, उन्हें कहा जाता था क्या? अध्यापक। उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? तो अध्यापक। ये बात आपको याद रखना होगा। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया, तो शिक्षकों का जो वर्गीकरण होगा वह 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वह 2 भागों में बांटा गया। पहला हमारा क्या था? विषय के आधार पर। किसके आधार पर? विषय के आधार पर। और दूसरा हमारा क्या था? स्वभाव के आधार पर। तो विषय के आधार पर और स्वभाव के आधार पर ये बात आपको याद रखना होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों का जो वर्गीकरण है वह 2 भागों में है। पहला हमारा विषय के आधार पर, दूसरा हमारा क्या है? स्वभाव के आधार पर है। दूसरी बात तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु, विषय के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो विषय के आधार पर शिक्षकों का जो वर्गीकरण है दोस्तों उसे 3 भागों में बांटा गया। लौकिक विषय, वैदिक विषय और विज्ञान विषय। क्या है? लौकिक विषय से आगे करिएगा लौकिक विषय, और इसे करिएगा आप वैदिक विषय, और तीसरा आपका क्या प्रमुख विषय है? विज्ञान विषय। तो ये विषय के आधार पर क्या है? ये विषय के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। और लौकिक विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा गया? तो याद रखिएगा, लौकिक विषय के पढ़ाने वाले, लौकिक विषय को पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, उन्हें कहा गया क्या? प्रवक्ता। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में वैदिक विषयों को पढ़ाने वाले, जैसे वैदिक विषयों में कहा जाता है क्या? वेद, पुराण, उपनिषद, इनको पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे उनको श्रुतीय कहा गया। और इतिहास, भूगोल, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, इन सारे विषयों को पढ़ाने वाले
जो अध्यापक होते थे उन्हें क्या कहा गया? उन्हें क्या कहा गया? उन्हें अध्यापक कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? अध्यापक कहा गया। तो ऐसी स्थिति में आपको ये 3 प्रमुख बातें याद रखनी होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने अगले वर्गीकरण, जिसका नाम है स्वभाव के आधार पर। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा, क्या? स्वभाव के आधार पर। स्वभाव के आधार पर। अब देखिएगा, स्वभाव के आधार पर भी शिक्षकों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। शिक्षकों का वर्गीकरण 2 भागों में, स्वभाव के आधार पर 3 भागों में और विषय के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो अध्यापक था, स्वभाव के आधार पर अगर हम देखें तो पहले अध्यापक को कहा गया घोरा अध्यापक। क्या कहा गया? घोरा अध्यापक। दूसरे जो घोरा अध्यापक, दूसरा जो व्यक्ति था या दूसरा जो अध्यापक था उसे कहा गया काष्ठाध्यापक। क्या कहा गया? काष्ठाध्यापक। और तीसरे को कहा गया अत्याध्यापक। क्या कहा गया? अत्याध्यापक। अब घोराध्यापक किसे कहते हैं, काष्ठाध्यापक किसे कहते हैं और अत्याध्यापक किसे कहते हैं? ये 3 प्रमुख शब्द हैं और इन 3 प्रमुख शब्दों का उत्तर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर जानना आपके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, घोराध्यापक, ऐसे अध्यापक जिनका स्वभाव क्या होता था? कठोर होता था। अर्थात घोराध्यापक उसे कहा जाता था जिसका स्वभाव कैसा था? कठोर स्वभाव वाला। कठोर स्वभाव वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था उस समय वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में? तो घोरा अध्यापक को कहा गया कठोर अध्यापक और काष्ठा अध्यापक। काष्ठा अध्यापक का मतलब क्या होगा? जैसे कहा जाता है ना, एक पराकाष्ठा, मतलब किसी चीज की क्या होती है? एक पराकाष्ठा होती है। उसी तरह से क्या है कि यहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में स्वभाव के आधार पर जो दूसरा अध्यापक था उसे कहा गया काष्ठाध्यापक। काष्ठाध्यापक का मतलब जिसका स्वभाव क्या हो? मृदुल स्वभाव हो। मृदुल स्वभाव या नम्र स्वभाव वाला, नम्र स्वभाव वाले अध्यापक को क्या नाम दिया गया? उसे कहा गया क्या? काष्ठाध्यापक। अब बात करते हैं तीसरा अध्यापक। तीसरा अध्यापक के लिए एक शब्द है अत्याध्यापक। अत्याध्यापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसा अध्यापक होता था जो रटने पर बल देता था, जो रटने पर बल देता था। अर्थात कहा जा सकता है कि पूरे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में ये एक ऐसा अध्यापक था जो शिक्षार्थियों को क्या करता था? जो शिक्षार्थियों को क्या करता था कि प्रत्येक विषय को रटाने पर बल देता था, रटा देता था, उन्हें कंठस्थ करा देता था। प्रत्येक विषय वस्तु को उसे क्या नाम दिया गया? अत्याध्यापक। अब देखिएगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गोरा अध्यापक है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गोरा अध्यापक है। कठोर स्वभाव वाला, मृदुल स्वभाव वाला, कठोर स्वभाव वाला, मृदुल स्वभाव वाला, नम्र स्वभाव वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि घोरा अध्यापक क्या है? कठोर स्वभाव वाला। काष्ठाध्यापक कैसा होता था? मृदुल स्वभाव वाला। और आप देखते हैं अत्याध्यापक क्या था? जो रटने पर बल देता था, रटा देते थे। क्लास की विषय वस्तु को पढ़ाते समय ही कंठस्थ करा देने वाले अध्यापक को कहा गया था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या कहा गया? तो घोरा अध्यापक कहा गया। ये बात आपको याद रखनी होगी, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का उस समय प्रमुख विषय क्या माना गया। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा शिक्षा का प्रमुख विषय, क्योंकि मैंने बात की शिक्षकों के बारे में, विषय के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। शिक्षार्थियों के बारे में मैंने बातें की, उनके शिक्षण की जो प्रकृति थी
किस प्रकार से शिक्षण अध्ययन कार्य करते थे, उसके आधार पर अब बात करते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख विषय कौन कौन से थे। प्रमुख विषय कौन कौन थे, देखिएगा, आप लोग हेडिंग डालिएगा, प्रमुख शिक्षा के प्रमुख विषय, शिक्षा का प्रमुख विषय। और यदि आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में अपनी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, वो जिज्ञासाएं, वो समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों के सुझाव आपकी इस पूरी क्लास को बेहतर बनाने में मदद करेगी, जिससे आप लोग निर्बाध रूप से अपनी तैयारी को घर रहकर कर सकते हैं। देखिएगा, प्रमुख विषय की बात करते हैं हम। शिक्षा का प्रमुख विषय क्या रहा? प्रमुख विषय तो बात करते हैं कि प्रमुख विषय क्या थे, तो उसमें कुछ प्रमुख बातें याद रखिएगा। सबसे पहले क्या था? वेद। वेद। दूसरा क्या था? पुराण, वेद। फिर दूसरा था वेदांग। तीसरा था शिल्प, और चौथा और अंतिम था कला। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है बेसिक इनकी संख्या के बारे में। तो वेदों की संख्या कितनी? 4। वेदांग की संख्या कितनी? 6। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, और शिल्प की संख्या कितनी? 18। कितनी है? 18। इसके बाद में कलाओं की अगर संख्या की बात की जाए कि कलाओं की संख्या कितनी है, तो 64 अर्थात 64। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, शिल्प की संख्या 18, और कलाओं की संख्या क्या है? कलाओं की संख्या 64 कलाएं हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि कलाओं की संख्या कितनी है, तो कलाओं की संख्या 64 है, शिल्प की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6, और वेदों की संख्या क्या है? 4 है। देखते हैं चार प्रमुख क्या है हमारे? वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। जो ये 3 वेद है, प्रारंभ के जो 3 वेद हैं, इसी को कहा जाता है क्या? वेद त्रयी। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसे वेद का या किसे वेद त्रयी माना जाता है, तो वेद त्रयी के अंतर्गत माना जाता है या वेद त्रयी है। तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी माना जाता है, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रयी नहीं माना जाता है। ये बातें आपको याद रखनी होगी। दूसरी प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, अथर्ववेद। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बातें, किसमें किसका वर्णन मिलता है। तो आपको पता है कि जो हमारा ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में मंत्रों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? मंत्रों का। सामवेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, अर्थात गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है सामवेद, क्योंकि गायत्री मंत्र आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि मंत्रों का जब वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, फिर गायत्री मंत्र का वर्णन यहाँ कहाँ मिलेगा? तो याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र क्या है? ये गायन वाला है, इसलिए गायत्री मंत्र का क्या किया जाता है? गायन किया जाता है। ठीक। और इसी जो हमारा सामवेद है, जो हमारा
सामवेद है, इसी सामवेद को कहा जाता है कि भारतीय संगीत शास्त्र जो है उसका जनक माना जाता है, अर्थात संगीत का जनक वेद जो माना गया है, संगीत का जो जनक वेद माना जाता है उसे सामवेद को माना जाता है। अगला जो है हमारा वेद जिसे कहा गया यजुर्वेद, इस यजुर्वेद में याज्ञिक कार्य का वर्णन मिलता है, याज्ञिक कार्य का वर्णन मिलता है, ठीक है। किसका वर्णन मिलता है? याज्ञिक कार्य का वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? तो जादू टोने का वर्णन मिलता है। जादू टोना, जादू टोने का जो वर्णन मिलता है वह किस वेद में मिलता है? तो याद रखिएगा अथर्ववेद में मिलता है। और सबसे प्राचीन वेद, प्रश्न पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो सबसे प्राचीन होने का जो वेद है, सबसे प्राचीनतम जो वेद माना गया है उसे माना गया क्या? ऋग्वेद। और सबसे नवीन वेद अगर माना जाता है तो नवीन वेद माना गया है किसे? अथर्ववेद को माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना बहुत बाद में की गई। इसकी सबसे पहले रचना की गई थी, बीच में इन दोनों की रचना की गई थी। तो प्रश्न पूछा जाता है प्राचीन वेद, ऋग्वेद, नवीन वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों का वर्णन, सामवेद में गायत्री मंत्र का वर्णन, अर्थात संगीत। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वह कौन सा वेद है जिसे संगीत का जनक माना गया है, ठीक है, तो संगीत का जो जनक वाला वेद है उसे आप याद रखिएगा सामवेद। याज्ञिक कार्यों का जो वेद है यजुर्वेद, और जादू टोने का जो वेद है उसे अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेदांग। मतलब कहा जाता है क्या? वेदांग, वेद का अंग। क्योंकि जब वेद क्या थे, पूरा वेद अगर आप बात करिए तो पूरा वेद क्या था? पूरी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी, किस भाषा में थी? वो संस्कृत भाषा में थी। और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा थी जो सामान्य जनमानस की भाषा से परे भाषा थी। अर्थात सामान्य जनमानस इस संस्कृत जैसे जटिल शब्द को समझने में असुविधा होती थी, जिसके लिए उसे सरलीकृत बनाने का कार्य किया गया वेदांग के रूप में। किसके रूप में किया गया? वेदांग के रूप में। और इसीलिए वेदांगों को बताया गया कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। सबसे पहले अगर हम वेदांगों की बात करें तो क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, और एक आपका यहां मान लेते हैं, एक हमारा और है जिसे कहा गया क्या? ज्योतिष। ये पूरे के पूरे क्या है? प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी? तो वेदांगों की संख्या 6 है, जिसे कहा गया ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योतिष को क्या कहा गया, शिक्षा को क्या कहा गया है, कल्प को क्या कहा जाता है, निरुक्त को क्या कहा गया, और छंद तथा व्याकरण को क्या कहा गया है। तो याद रखिएगा जो हमारा ज्योतिष है, क्या है हमारा? ज्योतिष। ज्योतिष को कहा जाता है क्या? नेत्र। क्या कहा जाता है? नेत्र। जबकि शिक्षा को क्या कहा जाएगा? जबकि शिक्षा को कहा जाता है नसिका। नसिका का मतलब क्या होता है? नसिका। कल्प, कल्प का मतलब होता है हाथ। क्या होता है? कल्प का मतलब होता है हाथ। और निरुक्त का मतलब होता है क्या? निरुक्त का मतलब क्या होता है? कान। निरुक्त का मतलब होता है कान। छंद का मतलब होता है पैर। और व्याकरण का मतलब क्या होता है? अर्थ, मुख। ये आपको याद रखना होगा। प्रश्न पूछे जाते हैं कि ज्योतिष, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में ज्योतिष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ज्योतिष के लिए नेत्र का प्रयोग किया गया। शिक्षा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो नसिका का प्रयोग किया गया, अर्थात नाक का। और शिक्षा के बाद अगर अगला है तो उसे कहा गया कल्प, और कल्प के लिए क्या है? हाथ का, हाथ शब्द का प्रयोग किया गया। निरुक्त के लिए कान का प्रयोग किया गया। छंद के लिए
पैर का प्रयोग किया गया और व्याकरण के लिए किसका प्रयोग किया गया? मुख का प्रयोग किया गया है। ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे कान कहा गया? तो निम्नलिखित में से किसे कान कहा गया? तो निरुक्त को कान कहा गया है। और ऑप्शन में दे देगा, मान लेते हैं ऑप्शन में दिया गया है शिक्षा, निरुक्त, छंद और व्याकरण। ये 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन और पूछ लिया गया है कि निम्न में से किसे कान कहा गया है? कान कहा जाता है या कहा गया है। ऐसी स्थिति में कान शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? कान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो निरुक्त के लिए किया गया है। अगर यहाँ पर कान ना देकर यहाँ पैर दे दे, क्या दे दे? पैर दे दिया गया, तो निम्न में से किसे पैर कहा जाता है? तो निम्न में से पैर किसे कहा गया है? छंद को कहा गया है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है शिल्पों की संख्या कितनी है? तो 18। और कलाओं की संख्या कितनी है? 64। कल हम लोग इस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अपनी क्लास को क्या करते हैं? जारी रखते हैं। तब तक आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अभी तक कुछ ऐसे विद्यार्थियों के कॉल और कमेंट्स आए जिनको वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो सारे वीडियो की जो लिंक है उसका इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से प्रीवियस के जितने भी क्लासेज हो चुकी हैं उनका लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से लिंक को आप लोग देखिएगा और अपनी क्लास को बेहतर बनाइएगा। घर पर रहिए, परिवार के साथ रहिए, सबका ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।